मेरी सासू माँ ने मुझे माँ बनने से 2 महीने पहले ही मायके भेज दिया था। झूठ मूठ का बहाना बनाकर उसके बाद लगभग 7 महीने के बाद मैं उस दिन अपने मायके से ससुराल आई थी। अब तो मेरी नन्ही परी भी लगभग 5 महीने की हो चली थी। सासू माँ ने लपक कर परी को गोद में लेना चाहा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दरअसल इतने दिनों से तो मैं अपने मायके में थी। ऐसे में मेरी गुड़िया के लिए उसके पापा को छोड़कर बाकी चेहरे अनजान लग रहे थे। इतनी बड़ी होने के बाद वह अपने दादी के घर पहली बार आई थी। घर आंगन सबके अपरिचित चेहरे देखकर वह लगातार रोए जा रही थी। अरे मैं दादी हूँ तुम्हारी, मुझे गैरों की तरह मत देख मेरी बच्ची, मेरी सासू माँ ने कहा। जिसे सुनकर मेरी ननद दीपिका भी कहने लगी, यह तो सचमुच हमें पराये की तरह देख रही है। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि भाभी की जग्गी यानी डिलीवरी यही होने दो, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अब भुगतो, जब 5 महीने तक इसने ननिहाल का ही खाया पिया है तो इसका असर इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो जाएगा। मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू था। वैसे तो जब से इस घर की बहू बनकर आई थी, मैं ननद रानी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं रहा था। हर बात में उनके ताने उलाहने मुझे सुनने ही पड़ते थे। बातों बातों में वे अक्सर मुझे ये जता देती थी कि यह घर उनका है और मेरी हैसियत एक दासी से ज़्यादा नहीं है। अगर मुझे चैन से यहाँ रहना है तो मुझे उनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। उनके इस रवैये से मन बहुत दुखता था, पर सासू माँ का मेरे लिए अगाध प्रेम देखकर मैं ननद रानी का हर बार सहती चली जाती थी। पतिदेव की नौकरी दूसरे शहर में थी तो उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद भी बेमानी थी। उनसे अपनी तकलीफ़ कहती भी तो कैसे। उनके सामने तो घर में सब कुछ सामान्य ही बना रहता था। वे छुट्टियों में घर आते और अगली बार मुझे अपने संग ले जाने का वादा करके लौट जाते। गुजरते समय के साथ मेरे माँ बनने की खबर से पूरा परिवार उत्साहित था, पर ना जाने क्यों सासू माँ का चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ था। अपने मन का वहम समझकर मैं इस बात को झुठलाती रही। खैर, मैं तो इसी बात से खुश थी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर पाकर मेरी ननद रानी का मेरे प्रति व्यवहार बदल जाए, पर वही ढाक के 3 पात, उनका रवैया मेरे प्रति रूखा ही रहा। अब तो सासू माँ का प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। मन ही मन मैं बहुत परेशान रहा करती थी। वैसे तो मेरे खान पान का विशेष ख्याल रखती थी, पर उनकी उदासी का सबब मेरी समझ से परे था। देखते देखते मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन सासू माँ की छाती में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। परिवार वालों के साथ साथ मैं भी उन्हें देखकर बहुत परेशान हो गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कुछ दवा वगैरह देकर घर पर ही आराम करने की सलाह दी। उन्हें घर आया देखकर मैं बहुत खुश थी। हालांकि गर्भावस्था के दौरान मुझे खूब उल्टियां होती थी, पर मैं अपने दुख दर्द भुलाकर सासू माँ की सेवा करती रही। वे बहुत जल्द सामान्य भी हो गई, पर उनके शुरुआती प्रेम से मैं महरूम ही थी। उस दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने मेरे ससुर जी से मेरी जच्ची डिलीवरी के लिए मुझे मायके भेजने की बात कही। उन्होंने ससुर जी से अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर कहा कि उनसे यह सब कुछ नहीं संभलेगा। ससुर जी ने चुप रहकर सासू माँ की बात का समर्थन किया, पर मेरी ननद दीपिका ने इस बात का विरोध किया। उसने मेरे ससुर जी से कहा, इन दिनों माँ की तबीयत थोड़ी खराब है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर भाभी को संभाल लेंगे। उस दिन पहली बार मुझे दीपिका के मुंह से मेरे लिए फूल झड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं खुद भी यूं अचानक मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ एक वर्किंग महिला थी। उन्हें घर और बाहर के काम के लिए मैंने चक्कर घीनी की तरह नाचते हुए देखा था। पापा भी नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे।
घर में मेरी दादी भी गठिया की मरीज थी। ऐसे में वहाँ रहकर मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अब मेरे चाहने भर से क्या होता था। मेरे पति छुट्टियों में घर आए थे तो आनन फानन में ससुर जी ने मेरे पापा से मुझे वहाँ भेजने की बात पक्की कर ली। मैंने इस बारे में अपने पति से बात भी की, मुझे मत भेजो मायके। अगर यहाँ सासू माँ को मेरे रहने से दिक्कत है तो मुझे अपने साथ ही ले चलो, वहाँ कोई न कोई मददगार हमें मिल ही जाएगा। पर मेरे पति पर भी मेरी बात का कुछ भी असर न हुआ। वैसे भी नई बहू की बातें सुनता ही कौन है। चूँकि मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था, हफ्ते भर के अंदर ही मुझे मेरे मायके पहुंचा दिया गया। ऐसा नहीं था कि मुझे मायके जाने का मन नहीं होता था या वहाँ मुझे किसी बात की तकलीफ़ होती थी, पर मेरे कारण मेरी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाए मैं यह भी नहीं चाहती थी। खैर, खुशी का ज़बरदस्ती नकाब ओढ़े मैं अपने मायके पहुँची थी। मुझे देखकर मेरे छोटे भाई बहन बहुत खुश हुए थे। माँ ने जब दही चीनी से मेरा मुंह मीठा कराया, खुशी के मारे मेरी आंखों आंसू से छलक आई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची? मेरे भरे नैन देखकर माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस सफ़र की थकान है। वो माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो ना चाहते हुए भी इसे लेकर आना पड़ा। मेरे पतिदेव अपनी सफाई पेश करने में लगे थे। यह भी तो अपना ही घर है जमाई बाबू। समधन जी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है ना, मिलकर आराम से सब कुछ संभाल लेंगे। माँ ने कहा, अरे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें दामाद जी। ये बुढ़िया दादी भले ही चलने फिरने में थोड़ी लाचार हो गई है, पर बैठे बैठे भी बहुत काम निपटा सकती है। मेरी दादी ने भी अपनी बातों से मेरी माँ का समर्थन किया। माँ और दादी का असीम प्यार देखकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मेरे घर पर 2 दिन रुकने के बाद मेरे पतिदेव फिर आने का वादा करके लौट गए। मेरी माँ पर घर और स्कूल की दोहरी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी भी जवाबदेही आन पड़ी थी। खैर, माँ तो माँ ही होती है। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और उनके चेहरे पर सिकन तक भी नहीं आती थी। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। उल्टियाँ होने की वजह से शरीर में सुस्ती बनी रहती थी। मैं चाहकर भी घर के काम में माँ की मदद नहीं कर पाती थी। छोटे भाई बहन भी लिए अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। ऐसे में मेरा इस हाल में मायके आना मुझे खुद को रास नहीं आ रहा था। मुझे अपनी सासू माँ और अपने पति पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने मुझे इस हाल में अचानक मेरे मायके पहुंचा दिया था। समय निर्बाध गति से गुजरता रहा। मेरी जाएगी डिलीवरी का समय धीरे धीरे पास आने लगा था। चूँकि मेरी माँ सारा दिन घर पर नहीं रह सकती थी तो उन्होंने मेरी देख रेख के लिए मेरी मौसी को बुला लिया था। बीच बीच में फ़ोन के जरिए सासू माँ मेरा हाल पूछ लिया करती थी। पतिदेव भी कुछ दिनों के अंतराल पर आकर मुझसे मिल लिया करते थे। वे लोग चाहे कितना भी प्यार जता लें, पर अंदर से मेरा मन ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत दुखी था। 7वें महीने में तो मैं मायके आई ही थी तो 9वां महीना बहुत जल्द ही शुरू हो गया था। पूरे मायके वालों की जान मुझ में ही अटकी हुई थी। सुबह से रात तक सब मेरे ही तीमारदारी में लगे हुए थे। उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। परिस्थिति को भांपते ही माँ ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया और मेरे ससुराल वालों तक मेरी स्थिति की जानकारी पहुंचा दी गई। ठीक मध्य रात्रि में मेरी नन्ही परी का पदार्पण हो गया। मैं तमाम दुख भूलकर अपनी गोद में अपनी ही परछाई को निहार रही थी। चौथी पीढ़ी की प्रथम संतान को पाकर सब बेहद खुश थे। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। बिटिया मुबारक हो, लक्ष्मी आई है।
अचानक भीड़ से निकलकर पतिदेव ने एक गुलाब का फूल मेरी ओर बढ़ाया। उन्हें अचानक आया देखकर मेरी आंखें छलक आई थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मेरे घर आने के बाद पतिदेव फिर आने का वादा करके लौट गए थे। कुछ ही दिनों बाद घर में बिटिया के जन्म के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन हुआ था। इस समारोह में मेरे पति के साथ साथ मेरा पूरा ससुराल परिवार शामिल हुआ था। सब नई पीढ़ी की प्रथम संतान को देखकर बहुत खुश थे। 3-4 दिन रुकने के बाद सब वापस घर लौट गए थे। अभी तो बिटिया 1.25 महीने की भी नहीं हुई है और थोड़ी कमज़ोर भी है, तो उचित समय पर हम तुम्हें और अपनी पोती को बुला लेंगे। अब तो हमें भी इस नन्ही सी जान की बहुत याद आएगी, जाते हुए सासू माँ ने कहा था। तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं बेसब्री से उस उचित समय का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ के सिर से दोहरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। देखते देखते मेरी परी बिटिया 4 महीने की हो गई थी, पर ससुराल से हमारे जाने का बुलावा नहीं आया था। अब तो बाहर वाले भी हम पर कटाक्ष करने लगे थे कि परी का तो अभी नाना के यहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है। वैसे बीच बीच में पतिदेव हमसे मिलने आते रहे, पर हमें लेकर जाने के नाम पर यही कहते कि अपनी पोती के लिए माँ शुभ तिथि का इंतज़ार कर रही है। आखिरकार जिस दिन परी 5 महीने की हो गई, हमारे जाने की अर्थात बच्ची के लिए शुभ तिथि का ऐलान हुआ, जिसे सुनकर मेरे मन को सुकून मिल गया था। वैसे सच कहूँ तो मायके में मुझे बहुत आराम था। परी की देखभाल की चिंता नहीं थी, पर माँ के ऊपर अतिरिक्त बोझ से मेरा मन बहुत दुखता था। वैसे भी शादी के बाद बेटियाँ ज़्यादा दिन मायके रह जाए तो बाहर वालों के पेट में दर्द होने लगता है। आखिरकार वह उचित समय आ ही गया और मैं अपनी परी के साथ सबको रुलाकर अपने मायके से रुखसत हो गई। ननिहाल छोड़ते समय मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी ही रो रही थी। उनका रोना रास्ते भर जारी रहा। अब यहाँ दादी के घर पहुंचकर भी वह सबके अपरिचित चेहरे देखकर सिर्फ रोए ही जा रही थी। वह सिर्फ मुझे और अपने पापा को ही ठीक से पहचान पा रही थी। ऐसे में मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू था। धीरे धीरे पहचान ही लेंगी हमें, और हमारे घर का बच्चा है तो हमसे कितने दिन दूर रहेगी, सासू माँ ने झेपते हुए कहा। हमें आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गए थे, पर हमारी बेटी परी अपनी दादी के घर में किसी को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। वह मन ही मन अपनी नानी, मौसी, मामा सबको याद करके ठुनकती ही रहती थी। मेरे पति के अपनी नौकरी पर लौटते ही मेरी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। मेरे सिवा सिर्फ उनकी ही गोद में परी जाती थी। अब तो वह जितनी देर सोती थी उतनी ही देर में घर के काम कर पाती थी। इस बात को लेकर मेरी नंद रानी अक्सर घर में कलह किया करती थी, और भेजो अपनी बहू को मायके। इसके पहले भी मायके में आराम फरमा रही थी और यहाँ आने के बाद भी हम नौकरानी की तरह खट रहे हैं, और ये आराम से बच्ची को गोद में लिए बैठी रहती हैं। रोज़ाना यही रटे रटाए डायलॉग सुनाकर जीना हराम करके रखा था। उस दिन घर में कोई नहीं था और सासू माँ किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। बहू शब्द सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं ठिठक कर उनकी बातें सुनने लगी। मैंने जानबूझकर बहू को उसके मायके थोड़े ही भेजा था। उसे अचानक मायके भेजने के फैसले से उसकी माँ को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा, पर मैं क्या करती, मैं भी तो मजबूर थी। दीपिका की तो तुम जानते ही हो, हमारे लाड़ प्यार के कारण वह बचपन से ही थोड़ी जिद्दी हो गई थी। रही सही कसर हमारे पड़ोसियों ने पूरी कर दी। बगल वाले महेश जी के परिवार में 4 बहुएं हैं और उनकी इकलौती बेटी कंचन दीपिका की सहेली है। उनके यहाँ बहुओं की कोई कदर नहीं है। सास ननद के सामने उनकी हैसियत नौकरानी जैसी है। वही सब देखकर सुनकर तो दीपिका बड़ी हुई है और वैसे ही व्यवहार
वह अपनी भाभी के साथ करती है। हमने बहुत कोशिश की बेटे की शादी के पहले उनका ही ब्याह कर दे, पर ये हो नहीं पाया। बहू को पूरे 9 महीने उल्टियाँ होती रही, ऊपर से दीपिका का ऐसा अक्खड़ स्वभाव, इसलिए मैंने अपने बीमारी के बहाने ही उसे उसके मायके भेज दिया। अब ऐसी हाल में उसे उसके पति देव के साथ भी नहीं भेज सकती थी। नए जगह आकर मेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। भले ही उसकी माँ वर्किंग है, पर माँ जैसी ममता और देखभाल और कहाँ मिल सकती थी, कहते हुए सुबक रही थी सासू माँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। अब मुझे माजरा थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। सासू माँ का प्यार कहीं गया नहीं था। उनकी भावनाएं मेरे ही भले के लिए कुछ पल के लिए थम सी गई थी। इसलिए कहा गया है कि सत्य कभी भी झूठ की बदली में छुप जाता है। उनके बरसते ही सत्य अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे मैंने उस पल महसूस किया। बस एक ही सवाल मेरे जहन में कौंध रहा था कि अगर मेरी जगह पर परिवार का कोई और सदस्य होता तो क्या उसे भी बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता। सच दोस्तों, जहां बहू को 1 घंटे भी मायके में बिताने के लिए न जाने कितनी ही मिन्नतें करनी पड़ती है, वहीं छोटी सी भी ज़रूरत आन पड़ने पर बिना कुछ सोचे उसे मायके के सहारे छोड़ देना कहाँ तक उचित है। देखा जाए तो सासू माँ ने भी सही किया था। और रही बात ननद दीपिका की, तो उसके साथ भी वही होना है जो उसने अपनी भाभी के साथ किया। पाठकों, आपको इस कहानी में क्या उचित और क्या गलत लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।